हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। एसएससी जेई के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम कर रहे थे। आज हमारा स्टील का थर्ड लेक्चर है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। एसएससी जेई 2023 में मेरी 8th रैंक थी, ये मेरा रोल नंबर है और इसके अलावा ये सब एग्ज़ाम मैंने क्लियर किए हुए हैं। तो आज हम स्टील को करेंगे, थर्ड लेक्चर है अपना। तो ये हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू पूरी सिविल इंजीनियरिंग को कर रहे हैं। जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है उनको हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी 80 to 90% जो आपका सिलेबस है वो लगभग कवर हो ही जाएगा। थोड़े जो चैलेंजिंग क्वेश्चन हैं उन्हीं को हम कंसिडर कर रहे हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अलोएबल वर्किंग स्ट्रेस कोरस्पॉन्डिंग टू द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ डबल एंगल प्लेस बैक टू बैक एंड कनेक्टेड टू द वन साइड ऑफ द गजट प्लेट। तो डबल एंगल है। डबल एंगल कैसे, एक एंगल ये एक एंगल ये और एक गजट प्लेट से प्लेट के एक ही साइड पे कनेक्ट हो रखे हैं बैक टू बैक। तो इसके अंदर अलोएबल वर्किंग स्ट्रेस कितना होगा। तो दोस्तों जो इसके अंदर अलोएबल वर्किंग स्ट्रेस है वो हम कितना कंसिडर करते हैं, 0.80 सिग्मा AC, यानी कि 80%। डी नंबर ऑप्शन। लास्ट लेक्चर के अंदर भी दोस्तों हमने सेम इसी टाइप का क्वेश्चन देखा था। जो स्ट्रट होते हैं उनके अंदर जो अलोएबल कंप्रेसिव स्ट्रेस होती है उसकी वैल्यू किसकी इक्वल होती है वो आपको याद होनी चाहिए। आप ये दोनों याद कर लो, बाकी इसके अलावा जो भी केस होगा उन सभी के लिए आपको अपने आप याद हो जाएगा। तो सिंगल एंगल कनेक्टेड विद दी वन रिवेट, एक एंगल है उसको केवल एक रिवेट से हमने कनेक्ट करा है और डिसकंटिन्यूस टाइप का है तो उसके लिए अलोएबल स्ट्रेस कितनी होगी, 0.8 सिग्मा AC, यानी कि 80%। और उसके अलावा जो डबल एंगल है प्लेस बैक टू बैक, जो कि इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, उसके लिए कितना होगा, उसके लिए भी 0.8 सिग्मा AC, यानी कि 80%। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप इजीली अटैम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटस्टैंडिंग लेग ऑफ ए कंप्रेशन मेंबर कंसिस्ट ऑफ ए चैनल इज मेजर्ड एज। तो आउटस्टैंडिंग लेग किसी कंप्रेशन मेंबर की जो कि चैनल सेक्शन है एक टाइप से, तो ये आपका चैनल सेक्शन है। ये हम किस तरीके से यूज कर रहे हैं इसको, कंप्रेशन मेंबर की तरह। तो इसकी आउटस्टैंडिंग लेग क्या होगी, इसकी आउटस्टैंडिंग लेग होगी नॉमिनल विड्थ ऑफ दिस सेक्शन, यानी कि जो इसके अंदर ये विड्थ आपको दिखाई दे रही है नॉमिनल, यानी कि जो आपको दिखाई दे रही है जैसी की जैसी है, तो इसी विड्थ को हम क्या कंसिडर कर लेंगे, इसकी विड्थ ऑफ द आउटस्टैंड चैनल सेक्शन के केस में। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये सभी IS कोड के प्रोविजंस हैं, पूरा IS कोड याद करने नहीं बैठना हमें। जो प्रीवियस ईयर में हमसे IS कोड के प्रोविजंस पूछे वे हम याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्विवेलेंट एक्सियल लोड मे बी डिफाइन एज द लोड विच प्रोड्यूस स्ट्रेस इक्वल टू। तो इक्विवेलेंट एक्सियल लोड ऐसा लोड होता है जो कि स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगा किस चीज़ के, मैक्सिमम स्ट्रेस प्रोड्यूस बाय एन इसेंट्रिक लोड। इक्विवेलेंट एक्सियल लोड कौन सा लोड होता है, इक्विवेलेंट एक्सियल लोड ऐसा लोड जो मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप करेगा जो कि इसेंट्रिक लोड द्वारा डेवलप की जाती है। फॉर एग्जांपल अगर इसेंट्रिक लोड ने 100 किलो न्यूटन की स्ट्रेस डेवलप करी तो जो इक्विवेलेंट एक्सियल लोड है तो वो भी उतने की स्ट्रेस को डेवलप करेगा। तो ए ऑप्शन। ये कोडल प्रोविजंस के क्वेश्चन है तो ये आपको याद होने चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे पी लोड है, इसेंट्रिक लोड का क्या मतलब है, जो कुछ डिस्टेंस दूर पे लगेगा। तो इक्विवेलेंट एक्सियल लोड प्रोड्यूस द सेम स्ट्रेस एज प्रोड्यूस बाय द इसेंट्रिक लोड। जो ये इसेंट्रिक लोड ये पी लगने लग रहा है, जितनी स्ट्रेस ये डेवलप करेगा उतनी ही इक्विवेलेंट एक्सियल लोड डेवलप करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए बिल्ट अप सेक्शन कैरिंग द टेंसाइल फोर्स द फ्लैंज ऑफ द टू चैनल्स आर टर्न आउटवर्ड। तो टेंसाइल फोर्स है और दो चैनल सेक्शंस हैं और उनके फ्लैंज को हमने आउटवर्ड मोड़ दिया इस टाइप से। फ्लैंज इनको बोलते हैं, ये आपके फ्लैंज है और ये आपकी वेब है। तो इनको आपने बाहर की तरफ मोड़ दिया, चैनल से टेंशन फोर्स लग रही है। तो ऐसा हम क्यों करते हैं, इनको बाहर की तरफ मोड़ के क्यों रखते हैं, टू हैव द ग्रेट लेटरल रिजिडिटी, ताकि इसके अंदर जो रिजिडिटी है वो मैक्सिमम हो। रिजिडिटी हो गई, स्टिफनेस हो गई, तो ये आपको मैंने पहले भी बताया था। जैसे आपने अपने घर में AC का स्टैंड देखा होगा, कूलर का स्टैंड देखा होगा या कुर्सियाँ होंगी, तो उनके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे ये दीवार है, ये सिंपल कैंटिलीवर है, लोड लगेगा तो ये ऐसे हो जाएगी। लेकिन अगर आपने यहाँ पे लोहे की एक प्लेट वगैरह लगा दी या सरिया लगा दिया तो क्या हो गया, आपने स्टिफ कर दी है। तो उसी तरीके से चैनल्स को आपने ऐसे रख के क्या कर दिया, इनकी रिजिडिटी इंक्रीज कर दिया, टू हैव द ग्रेट लेटरल रिजिडिटी, इनकी स्ट्रेंथ बढ़ा दिया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कीप द इंटेंसिटी ऑफ द बियरिंग प्रेशर बिटवीन द कॉलम बेस एंड कंक्रीट कंप्रेसिव स्ट्रेस
टू वेरी बिटवीन दी 0 से 2p/bl। तो जो कॉलम है कोई आपके पास, ये कॉलम है और इसके नीचे जो स्ट्रेस लगेगा, ये कॉलम है, ठीक है, थोड़ा बड़ा बना देते हैं। इसके नीचे जो स्ट्रेस लगेगा उसका वेरिएशन, जो स्ट्रेस का वेरिएशन होगा वो 0 से लेके 2p/bl के बीच में होगा। मैक्सिमम कितना हो सकता है 2p/bl और मिनिमम कितना हो सकता है 0, यानी कि कोई भी टेंशन डेवलप नहीं होना चाहिए इसके अंदर, नेगेटिव स्ट्रेस डेवलप नहीं होना चाहिए इस कॉलम के अंदर। तो रेशो मोमेंट टू दी एक्सियल लोड, तो जो मोमेंट होता है और एक्सियल लोड होता है उसका रेशो कितना होगा, उसका रेशो होगा L/6। तो ये आपको याद कर लेना है, इसका डेरिवेशन वगैरह हमें नहीं देखना है। आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे, इससे कई क्वेश्चन आते हैं। तो फॉर नो टेंशन केस, इस वाले केस को हम क्या बोलते हैं, नो टेंशन केस। आपसे पेपर में नो टेंशन का केस भी कह देगा या फिर ऐसे कह देगा कि भाई जो स्ट्रेस है वो 0 से लेकर 2p/bl के बीच में वेरी कर रहा है। तो रेशो ऑफ मोमेंट टू एक्सियल लोड कितना होगा L/6, या फिर आप कह सकते हो इसेंट्रिसिटी किसके बराबर होगी, L/6 के। जैसे कि इसमें देखिए कंबाइन स्ट्रेस फॉर नो टेंशन, कोई भी टेंशन डेवलप नहीं होना चाहिए किसके किसके बीच में, 0 से लेकर 2p/bl के बीच में। तो कोई भी टेंशन नहीं होएगा। तो E की वैल्यू किसके बराबर होगी, L/6। M/P कोई हम E कहते हैं जो कि L/6 होता है। ये 2023 के पेपर में भी इसका क्वेश्चन आया हुआ था, लेकिन लैंग्वेज थोड़ी उसमें घुमा के यूज करी हुई थी। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, आपको समझ आना चाहिए। और जो ग्रेविटी डैम वगैरह हैं उनके अंदर भी सेम यही क्वेश्चन बनता है, तो उसमें भी इसका आंसर क्या होगा, L/6 ही आंसर होगा इसका। परफोरेटेड कवर प्लेट्स आर पर्टिकुलरली सुटेबल फॉर बिल्ट अप सेक्शन कंसिस्ट ऑफ। तो परफोरेटेड कवर प्लेट्स का क्या मतलब है, ऐसी प्लेट जिनके अंदर छेद हो रखा है वो कौन से सेक्शन के लिए सूटेबल होती हैं। तो 4 एंगल बॉक्स सेक्शन के लिए ऐसी प्लेट सूटेबल होती हैं। 4 एंगल बॉक्स सेक्शन का मतलब एक एंगल, दूसरा एंगल, तीसरा, चौथा, इन 4 एंगल को बना के आपने एक कॉलम टाइप का क्रॉस सेक्शन बना दिया। तो इसके अंदर कौन सी प्लेट यूज करेंगे हम, परफोरेटेड कवर प्लेट, जिसके अंदर छेद होंगे। ऐसा हम क्यों करेंगे, सो दैट द इंटीरियर ऑफ द कॉलम रिमेन एसेसिबल फॉर पेंटिंग एंड इंस्पेक्शन, ताकि जो कॉलम के अंदर का सेक्शन है वो हमें विजिबल रहे, हम उसके अंदर जाके पेंटिंग वगैरह करनी होगी या फिर इंस्पेक्शन करना वो हम कर पाएँ। तो परफोरेटेड कवर प्लेट्स हम उस चीज़ के अंदर यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ए सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन कैन ओनली बी यूज एज ए कंप्रेशन मेंबर। तो क्या ये ठीक है। ए सिलेंडर सेक्शन शैल नॉट बी यूज एज ए कंप्रेशन मेंबर, तो सिलेंडर सेक्शन को कंप्रेशन मेंबर की तरह यूज नहीं कर सकते, ये स्टेटमेंट सही लग रही है। अगली पढ़ते हैं, ए कॉम्पैक्ट और ए प्लास्टिक सेक्शन कैन ओनली बी यूज एज ए कंप्रेशन मेंबर। तो कैन ओनली बी, तो इस वजह से गलत हो गई, और कैन ओनली बी इस वजह से ये भी गलत हो गई। डी पढ़ते हैं, ए सेक्शन बेटर दैन ए प्लास्टिक सेक्शन कैन ओनली बी यूज एज ए कंप्रेशन मेंबर। तो कैन ओनली बी की वजह से ये भी गलत हो गई। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट, जो सिलेंडर सेक्शन है उसको हम कंप्रेशन मेंबर की तरह यूज नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन में हम सिलेंडर सेक्शन की अच्छे से डेफिनेशन देखेंगे। जो पहला और दूसरा लेक्चर है उसके अंदर भी आपने सिलेंडर सेक्शन पढ़ा होगा, क्या होता है सिलेंडर सेक्शन, क्या होता है, बहुत पतला सा इस टाइप का कोई सेक्शन है, तो ये क्या है सिलेंडर सेक्शन, और ये क्या है, ये है नॉन सिलेंडर, और ये है सिलेंडर सेक्शन। सिलेंडर सेक्शन का क्या मतलब, अगर आपने इसके ऊपर लोड लगाया तो यील्ड होने से पहले ये बक्कल हो जाएगा। इनकी जो डेफिनेशन है इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। टोटल हमारे पास 4 टाइप के सेक्शन होते हैं, पेपर में ये क्वेश्चन भी आता है, कितने सेक्शन होंगे, 4 सेक्शन होंगे। डायरेक्ट आएगा तो आपको आंसर आना चाहिए। कौन कौन से होते हैं, तो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। सबसे ख़राब सेक्शन सिलेंडर, फिर सेमी कॉम्पैक्ट, फिर कॉम्पैक्ट, और फिर प्लास्टिक। उसके अलावा जो इनका डायग्राम बनता है, स्ट्रेसिस का डायग्राम बनता है, जो रेक्टेंगुलर सेक्शन होता है उसका आप स्ट्रेस डायग्राम ऐसे बनाते हो ना कि भाई यहाँ पे FCK और यहाँ FY, तो इस टाइप से जो इनका डायग्राम बनता है वो भी आपको आइडिया होना चाहिए। सबसे पहले आता है सिलेंडर सेक्शन, तो सिलेंडर का डायग्राम बनेगा ऐसा, लेकिन जो यहाँ पे स्ट्रेस होगी वो किससे कम होगी, यील्ड स्ट्रेस से कम होगी। क्योंकि क्यों होगी,
क्योंकि जो सिलेंडर सेक्शन होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत लंबा होता है, थोड़ा सा भी इसके ऊपर लोड लगा तो ऐसे मुड़ के ये बक्कल हो जाएगा। तो यील्ड स्ट्रेस लगेगी, उससे पहले ये फेल हो जाता है, तो ये स्ट्रेस किससे होगी, एफ से कम होगी। ये आप देख सकते हो, स्मॉलर देन एफ। फिर आता है सेमी कॉम्पैक्ट। सेमी कॉम्पैक्ट के अंदर क्या होता है, जो एक्सट्रीम फाइबर होता है, कौन सा, जो एक्सट्रीम फाइबर, सबसे आखिरी वाला फाइबर, जो इसके अंदर सबसे लंबी लाइन दिख रही है, वहाँ पे क्या लगेगा, यील्ड स्ट्रेस लगेगा। जो केवल आखिरी फाइबर है उसके ऊपर यील्ड स्ट्रेस लगेगा, वो सेमी कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट के अंदर क्या होता है, पूरे के पूरे सेक्शन के ऊपर यील्ड स्ट्रेस लगता है। कॉम्पैक्ट के अंदर क्या है, कॉम्पैक्ट में कैसे डायग्राम बनेगा, ऐसा डायग्राम बनता है, पूरे के पूरे सेक्शन के ऊपर यील्ड स्ट्रेस लगता है। लेकिन जो प्लास्टिक मोमेंट रोटेशन कैपेसिटी होती है वो इसके अंदर डेवलप नहीं हो पाती, और प्लास्टिक के अंदर वो भी डेवलप हो जाती है। तो इनकी डेफिनेशन देखते हैं। सिलेंडर तो वही है जो मैंने आपको बताया, बक्कल हो जाएगा पहले ही। सेमी कॉम्पैक्ट में क्या है, जो एक्सट्रीम फाइबर है, एक्सट्रीम फाइबर मतलब जो आपका एक क्रॉस सेक्शन है, तो इसके अंदर जो आखिरी वाला फाइबर है, जो आखिरी वाला फाइबर है उसके अंदर यील्ड स्ट्रेस आएगा। बाकी सभी के अंदर क्या रहेगा, यील्ड स्ट्रेस से कम रहेगा, जैसे कि इस डायग्राम में दिख रहा है। कॉम्पैक्ट के अंदर क्या है, क्रॉस सेक्शन विच कैन डेवलप प्लास्टिक मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि प्लास्टिक मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस तो आ सकता है, लेकिन इनके अंदर प्लास्टिक इंज रोटेशन कैपेसिटी नहीं होती, बट डोंट हैव प्लास्टिक इंज रोटेशन कैपेसिटी फॉर फॉर्मेशन ऑफ ए प्लास्टिक मैकेनिज्म, यानी कि इनके अंदर प्लास्टिक मैकेनिज्म डेवलप नहीं होता। ज़्यादा नहीं समझना है आपको, बस इतना समझो कि प्लास्टिक मैकेनिज्म इसके अंदर डेवलप नहीं होता। कॉम्पैक्ट के अंदर, प्लास्टिक के अंदर क्या है, इसके अंदर प्लास्टिक मैकेनिज्म पूरी तरीके से फॉर्म हो जाता है, और इसके अंदर प्लास्टिक इंच भी फॉर्म हो सकते हैं, रोटेशन कैपेसिटी भी होती है फॉर फेलियर ऑफ स्ट्रक्चर फॉर फॉर्मेशन ऑफ द प्लास्टिक मैकेनिज्म। प्लास्टिक का मतलब है वही पूरी स्ट्रेस लेके जाएगा ये। स्टील का यील्ड, स्टील का हम जो यील्ड स्ट्रेंथ ग्राफ बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे। तो यील्ड स्ट्रेस क्या होती है, ये आपकी यील्ड स्ट्रेस होती है, और ये क्या होती है, अल्टीमेट। तो जो नॉर्मल एनालिसिस होता है उसमें हम एफ वाई को कंसिडर करते हैं, लेकिन स्टील हमारा फेल कब होगा, स्टील तो असलियत में तो यहाँ के फेल होता है, यानी कि प्लास्टिक रीजन में। तो वही चीज़ इसमें बताई हुई है, जो प्लास्टिक वाला है उसके अंदर वो आखिरी तक जाके प्लास्टिक जो रोटेशन कैपेसिटी है पूरी उसको फॉर्म करेगा वो। तो ये 4 सेक्शन आपको अच्छे से पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीपिंग ऑल द पैरामीटर अनचेंज फॉर ए कंप्रेशन मेंबर इन स्टील व्हाइल बकलिंग क्लास सेक्शन कैरीज मैक्सिमम एक्सियल कंप्रेशन स्ट्रेस कंपेरेटिवली। तो जो लास्ट क्लास हमने करी थी उसके अंदर हमने पेरी रॉबर्टसन फार्मूला देखा था। तो पेरी रॉबर्टसन फार्मूला किस चीज़ के लिए होता है, वो होता है डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेसेस के लिए। पेरी रॉबर्टसन फार्मूला किसके लिए होता है, डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस के लिए। और एक हमने पढ़ा था रैंकाइन फार्मूला, रैंकाइन फार्मूला किसके लिए था, एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेसेस के लिए। उसके अलावा जो पेरी रॉबर्टसन फार्मूला था उसने हमने 4 क्लास पढ़ी थी, ए बी सी और डी। इनके अंदर क्या डिफरेंस था, जो इम्परफेक्शन है सबसे ज़्यादा किसके अंदर होंगे, डी वाली क्लास में, और सबसे कम इम्परफेक्शन किसी में होंगे, ए वाली में। तो इस चीज़ का क्या मतलब है, सबसे अच्छा ए, सबसे बुरा डी। तो हमसे वहीं पूछ जाए कौन सा सबसे ख़राब है, तो सबसे ख़राब वाला होगा नहीं, कीपिंग अदर पेरीमीटर अनचेंज विच बकलिंग क्लास सेक्शन कैरी मैक्सिमम एक्सियल लोड। तो हमसे पूछ जाए मैक्सिमम एक्सियल लोड कौन सा ले सकता है, एक्सिमम यानी कि सबसे ज़्यादा लोड ले सकता है ए वाला, तो डी नंबर ऑप्शन। और सबसे कम कौन सा ले सकता है, सबसे कम ये डी वाला ले सकता है, क्योंकि इसमें इम्परफेक्शन सबसे ज़्यादा होती हैं। ये पेरी रॉबर्टसन फार्मूला है, नहीं दे, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना आपको बस ये देखना है इसके अंदर 4 बकलिंग क्लास होती हैं, ए बी सी और डी। जो इम्परफेक्शन होती है, ए में सबसे कम इम्परफेक्शन, डी में सबसे ज़्यादा। ये इसकी वैल्यू भी आप याद नहीं कर पाओगे, तो याद करना, रहने देना इसको। बस आपको इतना तो पता चल गया, डी वाला सबसे कम लोड लेगा, ए वाला सबसे ज़्यादा बड़ा लोड ले लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द क्राइटेरिया टू डिसाइड द क्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2 चैनल सेक्शन इन ए बिल्टअप कॉलम। तो जो बिल्टअप कॉलम्स होते हैं, बिल्टअप कॉलम्स यानी कि जो कॉलम हम अपने आप बनाते हैं, जैसे कि आपने ये 4 एंगल से एक कॉलम बना दिया, या फिर 2 चैनल से आपने एक कॉलम बना दिया, या फिर 2 चैनल से आपने ऐसे कॉलम बना दिया, ठीक है। तो आप कुछ भी बना सकते हो। तो बिल्डअप का मतलब हमने अपनी मर्जी से कुछ भी कॉलम बनाया स्टील को यूज करके। क्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2 चैनल सेक्शन, तो 2 चैनल सेक्शंस का हम यूज कर रहे हैं, एक चैनल ये, एक चैनल ये। तो इनके बीच का जो क्लियर डिस्टेंस होता है उसका क्राइटेरिया क्या होता है। तो दोस्तों उसका क्राइटेरिया का ऑप्शन पढ़ते हैं हम। तो उसका क्राइटेरिया होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द मेजर एंड माइनर एक्सिस शुड बी सेम।
तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मेजर एक्सिस के और माइनर एक्सिस के अबाउट सेम होना चाहिए, यानी इस एक्सिस के और इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा, सेम रहना चाहिए। तो इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया पहले मेंस के अंदर क्वेश्चन आते थे तो करने पड़ते थे डिज़ाइन। ये मैंने 2022 का पेपर भी क्लियर किया हुआ, तो उस टाइम हमारे मेंस का सब्जेक्टिव पेपर ही होता था, तो उस टाइम हमने सभी चीज़ें डिज़ाइन वगैरह करनी देखते थे। तो अभी आपको वो चीज़ नहीं देखनी, अभी आपको बस ये याद रखना कि मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बिल्डअप चैनल का वो सेम रहना चाहिए। सेम क्यों रहना चाहिए, सपोज ये वाला एक्स एक्सिस के अबाउट कम है और वाई एक्सिस के अबाउट ज़्यादा है, तो क्या होगा, एक्स एक्सिस के अबाउट वो फेल हो जाएगा, जिस साइड मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है उसी साइड वो फेल हो जाएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहेंगे, हम चाहेंगे अगर फेल होता भी है कभी तो बराबर बराबर चांस हो दोनों तरफ फेल होने के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू IS 800 द डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ एन एक्सियली लोडेड कॉलम। तो ये क्वेश्चन कल भी देखा था, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया। डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कौन बताएगा, पेरी रॉबर्टसन फॉर्मूला। कौन बताएगा, पेरी रॉबर्टसन फॉर्मूला। 4 क्लास होती हैं इम्परफेक्शन के हिसाब से। उसके अलावा दोस्तों एक यूलर का फॉर्मूला होता है। यूलर फॉर्मूला क्या होता है, पाई स्क्वायर EI, वो पाई स्क्वायर E अपॉन L इफेक्टिव का स्क्वायर, या इसको हम लैम्डा के टर्म में कैसे लिखते हैं, पाई स्क्वायर E अपॉन लैम्डा स्क्वायर, ऐसे भी लिखते हैं इसको। तो यूलर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा मर्चेंट रैंकिन फॉर्मूला मैंने आपको बताया, एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशन इज यूज फॉर द डिजाइन ऑफ एन एक्सियली लोडेड कंप्रेशन मेंबर। एक्सियली लोडेड कंप्रेशन मेंबर के लिए कौन सा एजम्पशन हम यूज करते हैं। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कांस्टेंट नहीं रहता, गलत चीज़, कांस्टेंट रहता है। आइडियल कॉलम इज नॉट स्ट्रेट, ये भी गलत, आइडियल कॉलम स्ट्रेट होगा। 25 से 40% सेकेंडरी स्ट्रेस कंसिडर करते हैं, ये भी गलत। सेकेंडरी स्ट्रेसेस आर नेगलेक्टेड, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जब हम कॉलम को डिज़ाइन करेंगे तो सेकेंडरी स्ट्रेसेस को नेगलेक्ट कर देंगे। मटेरियल परफेक्ट रहता है, होमोजीनियस रहता है, लीनियरली इलास्टिक रहता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, एट लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी डज नॉट एक्सीड एनीवेयर। तो हम प्लास्टिक डिज़ाइन नहीं करते, हम इलास्टिक डिज़ाइन करते हैं, लीनियरली इलास्टिक मानते हैं, और लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एक्सीड नहीं करती। परफेक्ट स्ट्रेट है, प्रिज्मेटिक है, सेकेंडरी फोर्सेस को हम कंसीडर नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ कवर प्लेट ऑफ ए बिल्ट अप बीम। कोई बिल्ट अप बीम है, उसके अंदर जो कवर प्लेट का एरिया है वो निकालते टाइम एन अलाउंस फॉर द रिवेट होल टू बी ऐड। तो रिवेट होल्स के लिए हम अलाउंस ऐड करते हैं, तो कितना ऐड करेंगे, तो दोस्तों हम 13% ऐड करेंगे। कितना, 13%। कवर प्लेट्स के लिए हम एक्स्ट्रा कितना लेते हैं, 13%। क्यों लेंगे एक्स्ट्रा, जैसे ये प्लेट है, इसके अंदर आपने छेद कर दिया, आपने एरिया निकाला 100 मीटर स्क्वायर, लेकिन आपने ये छेद कर दिया 10 वो सेंटीमीटर स्क्वायर के, तो क्या होगा, ये प्लेट तो आपकी फेल हो जाएगी। तो आपको कुछ एक्स्ट्रा लेके चलनी पड़ेगी प्लेट के एरिया कितना, 13%, ताकि इन होल को आप अकाउंट कर सको पहले ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्टील बीम ऑफ ए लाइट सेक्शन प्लेन सीमेंट कंक्रीट आर कोल्ड। तो स्टील बीम जो होती हैं स्टील बीम्स, जैसे कि ये आई सेक्शन है आपका, और ये कंक्रीट के अंदर पीसीसी के अंदर एम्बेडेड है। जो आपकी जैसे स्लैब के अंदर आप सरिया डालते हो ना, तो वैसे समझो स्लैब के अंदर ही आई सेक्शन अंदर डाल रखी है हमने। तो वो चीज़ ये कह रहा है, स्टील बीम ऑफ लाइट सेक्शन प्लेन सीमेंट कंक्रीट आर कोल्ड एज, उसको हम बोलते हैं फिलर जोइस्ट। उसको हम क्या बोलेंगे, फिलर जोइस्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पता होना चाहिए, क्या बोलेंगे, फिलर जोइस्ट। फिलर जोइस्ट वाज फॉर्म फ्रॉम आयरन और स्टील जोइस्ट स्पेस अबाउट 1 मीटर अपार्ट एंड फिल्ड विद दी अनरीइंफोर्स्ड कंक्रीट, यानी पीसीसी से उसको भर देते हैं। जैसे कि डायग्राम तो नहीं दे रखा है, जो मैंने आपको बताया वही चीज़ है। जो आपकी ये स्लैब है, छत है, उस छत के अंदर आई बीम्स आपने ऐसे अंदर डाल रखी हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फिलर जोइस्ट। और वैसे जोइस्ट क्या होता है, जोइस्ट होती है ए बीम सपोर्टिंग द फ्लोर कंस्ट्रक्शन बट नॉट ए मेजर बीम। जोइस्ट क्या होती है, ऐसी बीम जो फ्लोर के कंस्ट्रक्शन को सपोर्ट करती है, लेकिन एक मेजर बीम नहीं होती। जो सिंपल बीम्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, जोइस्ट बोलते हैं। तो जोइस्ट की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, बीम सपोर्टिंग द फ्लोर कंस्ट्रक्शन बट नॉट यूज एज ए मेजर बीम। लिंटल आपको पता है क्या होता है, खिड़की और दरवाजे के ऊपर जो बीम यूज करते हैं उसको लिंटल बोलते हैं। परलिन क्या होती हैं,
रूफ ट्रस के अंदर जो बीम यूज करते हैं उसको पर्लिन बोलते हैं। उसके अलावा स्पैंड्रल की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। स्पैंड्रल क्या होती हैं? एक्सटीरियर बीम एट द फ्लोर लेवल ऑफ द बिल्डिंग विच कैरी पार्ट ऑफ द फ्लोर लोड एंड द एक्सटीरियर वॉल। तो स्पैंड्रल क्या होती हैं? ये एक्सटीरियर बीम होती हैं जो फ्लोर लेवल के ऊपर होती हैं, और जो फ्लोर लोड और एक्सटीरियर वॉल का लोड इनके ऊपर पड़ता है। फ्लोर का लोड और जो एक्सटीरियर वॉल है उसका लोड इस किसके ऊपर पड़ेगा? स्पैंड्रल बीम के ऊपर पड़ेगा। और ये क्या होती हैं? एक्सटीरियर बीम होती है, यानी कि बाहर की तरफ जो बीम लगी होती हैं वे होती हैं। तो ये पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉब्लम ऑफ द लेटरल बकलिंग कैन अराइज ओनली इन दोज स्टील बीम्स विच हैव। तो जो लेटरल बकलिंग की प्रॉब्लम्स होती है वो कौन सी बीम्स के अंदर अराइज हो सकती है? ऐसी बीम जहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द बेंडिंग एक्सिस इज लार्जर देन द अदर। जो सेकंड लेक्चर था उसके अंदर भी हमने इस क्वेश्चन को किया था। तो लेटरल बकलिंग क्या होती है? लेटरल बकलिंग वो हो गई, एक तो बीम के अलोंग बकल हो जाए, एक उसके परपेंडिकुलर बकल हो जाए, तो वो होती है लेटरल बकलिंग। लेटरल का मतलब ही परपेंडिकुलर होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल यानी लेंथ वाइज, लेटरल यानी कि परपेंडिकुलर। और लेटरल बकलिंग कौन सी बीम के अंदर आएगी? ऐसी बीम के अंदर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बेंडिंग एक्सिस का वो ज़्यादा हो। तो जो आपकी मेजर एक्सिस है, बेंडिंग एक्सिस है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है, तो क्या मतलब हुआ? जो दूसरी एक्सिस है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, तो इसका मतलब क्या है? उसके अबाउट बकलिंग हो जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट पढ़िए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द बेंडिंग एक्सिस इज स्मॉलर। तो बेंडिंग एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, तो इसका मतलब क्या है? तो बेंडिंग एक्सिस हमारी फेल हो जाएगी, लेकिन जो लेटरल बकलिंग है वो नहीं हो पाएगी। आप इस चीज़ को समझ पाए होगे। बेंडिंग एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ? बेंडिंग एक्सिस आपकी फेल हो गई। बेंडिंग एक्सिस फेल हो गई का क्या मतलब है? लेटरल बकलिंग में वो सेफ है, यानी कि लेटरल बकलिंग नहीं हो पाई। तो सेकंड स्टेटमेंट की वजह से वो फेल नहीं होगी। फुल्ली सपोर्टेड कंप्रेशन फ्लैंज, जब आपने फुल सपोर्ट कर ही दिया उसको तो भी फेल नहीं होगी वो। तो फेल का किस केस में होगी? जब बेंडिंग एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, केवल उसी केस में वो फेल होगी। बीम को आप इस तरीके से बनाते हो, सच दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल टू द वेब इज कंसिडर्ड लार्ज देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल टू द वेब। तो बीम को हम कैसे बनाते हैं? जो जेड जेड एक्सिस होती है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होता है नॉर्मली केस में, और जो वाई वाई एक्सिस होती है उसके अबाउट कम होता है। तो वो कैसे बक्कल करेंगी? दे बक्कल लेटरली। तो इस टाइप की बीम लेटरली बक्कल कर जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ एल कंटिन्यूस एट सपोर्ट एंड अनरिस्ट्रिक्टेड अगेंस्ट टॉर्जन एट द सपोर्ट एंड एट द एंड द इफेक्टिव लेंथ इज इक्वल टू। तो ये किस टाइप की कैंटिलीवर है? ऐसे मान लो ये एक दीवार है, इसके अंदर एक कैंटिलीवर बीम है, ये कंटिन्यूस बीम है, तो इसका मतलब क्या है? ये अंदर आगे भी जो बीम है, अंदर दीवार के अंदर और दीवारें होंगी या जो कुछ भी होगा हमें नहीं पता, लेकिन कंटिन्यूस है कैंटिलीवर। ठीक है, जिसकी लेंथ एल है। अनरिस्ट्रेंट अगेंस्ट टॉर्जन, यानी कि टॉर्जन अनरिस्ट्रेंट रहेगा। टॉर्जन अगर इसके ऊपर लगता है तो कोई भी रेजिस्टेंस शो नहीं करेगी। टॉर्जन एट सपोर्ट एंड एट एंड द इफेक्टिव लेंथ इस टाइप की क्या होगी? 3L के बराबर होगी। इसके दोस्तों कुछ कंडीशंस बनती हैं, वे कंडीशन आपको याद होने चाहिए कैंटिलीवर की, सिंपली सपोर्टेड की। तो सबसे पहले कैंटिलीवर की देख लेते हैं। कैंटिलीवर के भी दो केस बनेंगे, एक तो बिल्ट इन एट सपोर्ट और फ्री एट एंड एंड कंटिन्यूस एट सपोर्ट। तो कंटिन्यूस एट सपोर्ट का क्या मतलब है वो मैंने आपको बता ही दिया। जैसे ये दीवार है और ये आपकी कैंटिलीवर, कंटिन्यूस का मतलब अंदर ये कंटिन्यू है। और बिल्ट इन एट सपोर्ट का क्या मतलब है? बस इतनी सी कैंटिलीवर आपकी यहाँ पे बनी हुई है, अंदर ये कंटिन्यूस नहीं है। तो इसका मतलब ये होगा, इनके अंदर जो इफेक्टिव लेंथ है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले फ्री एट एंड कंटिन्यूस एट सपोर्ट। एंड पे फ्री है और सपोर्ट पे कंटिन्यूस है, तो उसके लिए आप क्या याद रखोगे? L 2L एंड 3L, L 2L एंड 3L याद करने का ये तरीका है। और L कब होएगी? जब फुली रिस्ट्रेंट है। रिस्ट्रेंट का मतलब भाई आपने रेस्ट्रिक्शन लगा दी उसके ऊपर। रिस्ट्रेंट का मतलब आपने रिस्ट्रिक्शन लगा दी, किस टाइप की रिस्ट्रिक्शन? कि उसके अंदर टॉर्जन वगैरह डेवलप नहीं हो सकता।
फिर पार्सली रिस्ट्रेंट अगेंस्ट टोर्जन, तो टोर्जन को पूरी तरीके से नहीं रोकती वो बीम, लेकिन हल्का फुल्का टोर्जन को रिस्ट्रेन करेगी। तो 12 अनरेस्ट्रेंट अगेंस्ट टोर्जन एट सपोर्ट, तो टोर्जन को वो बिल्कुल भी नहीं रोकती, बिल्कुल फ्री है बीम, तो लेंथ उसकी हम कितनी कंसिडर करेंगे 3L। उसी तरीके से अगर बिल्ट इन सपोर्ट होगी, बिल्ट इन एट सपोर्ट ऐसी कैंटिलीवर बीम, उसके भी 3 केस बनेंगे 0.5L, 0.75L एंड 0.85L। और दोस्तों जो इफेक्टिव लेंथ होती है, जैसे कि ये फिक्स है, कोई कॉलम है फिक्स है, तो इसकी इफेक्टिव लेंथ हम कितनी लेते हैं 0.5L लेते हैं। और सपोज करो ये फ्री है कॉलम और नीचे फिक्स है, इसकी इफेक्टिव लेंथ कितनी लेते हैं 2L। यानी कि जितनी इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन होती जा रही है, इसकी इफेक्टिव लेंथ क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो उसी टाइप से हमने इसमें देखा कि जब इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन थी, फुल्ली रिस्ट्रेन थी, तो लेंथ इसकी L थी, और बिल्कुल अनरिस्ट्रेन थी तो लेंथ हो गई 3L। अगर उसी तरीके से अगर वो बिल्ट इन होगी सपोर्ट पे, तो उसकी लेंथ कितनी होंगी 0.5, 0.75 एंड 0.85। और किस किस केस में, रिस्ट्रेन अगेंस्ट लेटरल डिफ्लेक्शन एंड टोर्जन, टोर्जन और डिफ्लेक्शन के लिए हमने उसको क्या कर दिया, रिस्ट्रेन कर दिया, यानी रोक रखी हमने वो। तो 0.5 टोर्जन के लिए रिस्ट्रेन है, और कंटिन्यूअस कंस्ट्रक्शन है तो 0.75, और बिल्कुल फ्री है तो 0.85। कौन सी बीम, जो बिल्ट इन एट सपोर्ट है। उसी तरीके से सिंपली सपोर्टेड बीम के भी 3 केस बनते हैं। फुल्ली रिस्ट्रेन अगेंस्ट लेटरल बेंडिंग, फुल्ली रिस्ट्रेन है यानी कि रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है हमने, कोई मूवमेंट वगैरह नहीं हो सकती उसकी, यानी कि बेंडिंग के केस में उसके अंदर कोई बेंडिंग नहीं डेवलप होगी तो 0.7। पार्सली रिस्ट्रेन है बेंडिंग के लिए तो 0.85, और अनरिस्ट्रिक्टेड है तो L लेंथ होगी। तो ये 3 3 9 टोटल 9 केस बनते हैं, ये आपको याद होने चाहिए। आप इसको समझ के करोगे आपको याद हो जाएंगे। क्या समझ के कराना है कि जो रिस्ट्रिक्शन है, जैसे जैसे रिस्ट्रिक्शन बढ़ती जाएगी इफेक्टिव लेंथ कम होती जाएगी, अनरिस्ट्रेन रहेगी यानी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो लेंथ बढ़ जाएगी। तो ये पैटर्न आप याद कर लेना भाई, 1 2 3, 0.5, 0.75, 0.85, 0.7, 0.85 और L। तो इस टाइप से जो पैटर्न है वो आप याद कर लोगे तो आपको ईजी रहेगी याद करने में। सिंपली सपोर्टेड के अंदर बेंडिंग वाला केस था। कैंटिलीवर में क्या है, एक तो टोर्जन वाला केस जब वो बिल्कुल फ्री थी, और जब बिल्ट इन है तब उसके अंदर किसका, टोर्जन का केस बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पैन ऑफ द कंटिन्यूस फिलर आर कंसिडर्ड अप्रोक्सीमेटली इक्वल। तो कंटिन्यूस जो फिलर होते हैं उनका जो स्पैन है अप्रोक्सीमेटली इक्वल हम कंसिडर करते हैं। ये कंटिन्यूस फिलर क्या होते हैं, ये मैंने आपको आज की वीडियो का जो ऊपर फिलर जो एस्ट वाला क्वेश्चन था उसमें हमने देख ही लिया था। आर कंसिडर्ड अप्रोक्सीमेटली इक्वल इफ़ द लॉन्ग स्पैन डज नॉट एक्सीड द शॉर्ट स्पैन बाय मोर देन। तो जो स्पैन होते हैं उनको हम अप्रोक्सीमेटली इक्वली मान लेते हैं अगर स्पैन के बीच में डिफरेंस 15% से ज़्यादा का नहीं है। अगर जो स्पैन के बीच में 15% से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है तो उन सब को हम क्या कर लेते हैं, इक्वल कंसिडर कर लेते हैं। तो फिलर जोइस्ट क्या होते हैं मैंने आपको बता ही दिया था। ये कंक्रीट की आपकी बीम होती है, उसके अंदर ये आई सेक्शन को हम डाल देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फिलर जोइस्ट। ये पीसीसी होती है। फिलर जोइस्ट ट्रांसफर द लोड टू मेन बीम्स ओवर विच दे आर सपोर्टेड। तो ये फिलर जोइस्ट है, और फिलर जोइस्ट के नीचे ये मेन बीम है। ये मेन बीम आप देखिए, जो मेन बीम है फिलर जोइस्ट के नीचे होती है, उसको ये लोड ट्रांसफ़र करते हैं फिर बाद में। और उनके स्पैन को हम अप्रोक्सीमेटली इक्वल कंसिडर करेंगे अगर उनकी लेंथ 15% से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कनेक्शन ऑफ वन बीम टू अनदर बीम बाय मीन ऑफ एन एंगल एट द बॉटम एंड एंगल एट द टॉप। तो एक एंगल नीचे है, एक एंगल ऊपर है। तो इस टाइप का जो कनेक्शन होता है एक बीम का दूसरी बीम के साथ, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको आप बोलोगे सीटेड कनेक्शन। उसको हम बोलेंगे सीटेड कनेक्शन। सी नंबर ऑप्शन, सीटेड कनेक्शन। क्यों बोलेंगे, क्योंकि सीट टाइप की बन जाती है। ये देखिए आप, जो कुर्सी होती है सीट होती है, ये आपकी बीम यहाँ पे रखी गई ना, एक एंगल ये, दूसरा एंगल ही, और यहाँ आपने अपनी बीम को रख दिया, तो ये क्या हो गया, सीटेड कनेक्शन हो गया। कनेक्शन बिटवीन वन बीम अदर बीम विद द एंगल एट टॉप एंड बॉटम इज सीटेड कनेक्शन। ये दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो स्टीफन सीटेड कनेक्शन। स्टीफन वाले में क्या आपने स्टिफनर प्रोवाइड कर दिया यहाँ पे। स्टिफनर क्या होते हैं वो मैं फिर बता देता हूँ आपको। जैसे आपने घर में कूलर एसी का स्टैंड देखा होगा या कुर्सियाँ देखी होंगी, तो जैसे
ये है, यहाँ पे कोई लोड लगता है तो इसके ऐसे टूटने की गुंजाइश रहती है, कोशिश रहती है। हम यहाँ पे कुछ लोहे की पट्टी वगैरह लगा के इसको स्टीफन कर देते हैं, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं। तो वैसे इसमें देखिए यहाँ स्टीफन लगा दिया ना इसने, अलग से एक और एंगल लगा दिया। अनस्टीफन में क्या सिंपल एक एंगल है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लगाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, effective length of a simply supported beam with the end restraint against torsion and also the end of compression flange partially restrained against lateral bending। तो जो अभी हमने ऊपर वे 9 केस पढ़े थे, 2 कैंटिलीवर के, एक सिंपली सपोर्टेड का। तो सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर क्या है, एंड ऑफ कंप्रेशन फ्लैंज पार्शली रिस्ट्रेन अगेंस्ट लेटरल बेंडिंग। तो पार्शली रिस्ट्रेन है, तो इसका कितना आंसर होगा, इसका होगा 0.85L। ये हमने अभी पढ़ा था ना ऊपर कुछ देर पहले, ये 3 केस देखे थे। तो पार्शली रिस्ट्रेन अगेंस्ट लेटरल बेंडिंग में कितना होगा, 0.85। और टॉर्जन में तो रिस्ट्रेन रहेगी। रिस्ट्रेन अगेंस्ट टॉर्जन में तो सिंपली सपोर्टेड बीम रहेगी। उसके अलावा ये 3 केस हैं, 0.7, 0.85 और L। हमसे पूछा लेटरल बेंडिंग में तो 0.85। तो वो वाले टेबल थोड़ी आसान है याद करने में, वहाँ उससे आप याद कर सकते हो। उसके अलावा इसमें भी टेबल दी हुई है, L = 0.85L, ये टेबल है फुल्ली रिस्ट्रेन पार्शली रिस्ट्रेन की। तो इसके अंदर तो बहुत सारा डाटा याद करने में दिक्कत होगी आपको, तो जो ऊपर मैंने टेबल बताई आप उसी को याद कर लेना। फिर कैंटिलीवर का क्वेश्चन आ गया। फॉर ए कैंटिलीवर बीम है, L लेंथ है, सपोर्ट पे बिल्ट इन है। तो ये कौन सा केस हो गया, दूसरे नंबर वाला केस हो गया, बिल्ट इन एंड सपोर्ट एंड रिस्ट्रेन अगेंस्ट टॉर्जन। तो टॉर्जन के लिए वो रिस्ट्रेन है एट फ्री एंड। तो इफेक्टिव प्रोजेक्टिंग लेंथ उसकी कितनी होगी, उसकी लेंथ होगी दोस्तों 0.75L। लेंथ कितनी होगी, 0.75L। दोबारा देख लीजिए आप, सिंपली सपोर्टेड बीम हो गई। सिंपली सपोर्टेड बीम के 3 केस बने, 0.7, 0.85 और L। टॉर्जन में तो रिस्ट्रेन रहेगी सिंपली सपोर्टेड बीम। उसके अलावा 3 केस क्या बनते हैं, एक तो फुल्ली रिस्ट्रेन है तो 0.7, पार्शली है बेंडिंग में तो 0.85 और अनरिस्ट्रेन यानी कि फ्री है बिल्कुल तो L। कैंटिलीवर में 3 केस बनेंगे, पहले 2 केस बनेंगे, एक तो बिल्ट इन एट सपोर्ट का और एक फ्री एट सपोर्ट का। तो बिल्ट इन एट सपोर्ट, जब सपोर्ट पे आपने बिल्ट इन कर रखी है वो, तो पहला केस बनता है रिस्ट्रेंस अगेंस्ट लेटरल डिफ्लेक्शन एंड टॉर्जन। टॉर्जन और डिफ्लेक्शन दोनों के अंदर आपने उसको रिस्ट्रिक्शन है तो 0.5। अगर केवल टॉर्जन में है तो 0.75। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछी थी, रिस्ट्रेन किसके अगेंस्ट है, केवल टॉर्जन में। अगर फ्री है तो 0.85L। उसी तरीके से अगर फ्री है एंड पे और कंटिन्यूस है सपोर्ट पे कंटिन्यूस है तो 3 केस L, 2L एंड 3L। फुल्ली रिस्ट्रेन के लिए L, पार्शली में 2L और अनरिस्ट्रिक्शन है यानी कि फ्री है बिल्कुल तो 3L। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं, स्टील बीम्स प्लेस इन प्लेन सीमेंट कंक्रीट आर नोन एज दी रीइंफोर्स बीम। तो ये गलत है, ये तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है। उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे फिलर जोइस्ट। उसको हम क्या बोलते हैं, फिलर जोइस्ट। जो स्टील बीम्स है पीसीसी के अंदर डलती है उनको क्या बोलेंगे, फिलर जोइस्ट। फिलर जोइस्ट आर जनरली कंटिन्यूस ओवर 3 सपोर्ट ओनली। तो ये भी गलत है, 3 सपोर्ट का कोई ज़रूरी नहीं, 4 पे भी हो सकते हैं, 2 पे भी हो सकते हैं। कंटिन्यूस फिलर आर कंटिन्यूस कनेक्टेड टू मेन बीम बाय मीन ऑफ द क्लिट एंगल। तो ये भी गलत है, क्लिट एंगल्स के साथ उनको हम ज्वाइन नहीं करते। कंटिन्यूस फिलर आर सपोर्टेड बाय द मेन स्टील बीम्स। तो ये बिल्कुल ठीक बात है, जो कंटिन्यूस फिलर हैं उनके नीचे मेन स्टील बीम रहेगी, उसके ऊपर वे सपोर्टेड रहते हैं। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। उसके अलावा जो स्टील बीम होती हैं जो पीसीसी के अंदर डली होती है उनको हम क्या बोलेंगे, लेटरली रिस्टेंट बीम भी बोलते हैं। वो फिलर जोइस्ट भी बोल सकते हो आप और लेटरली रिस्टेंट बीम भी बोलोगे उसको। 3 स्पैन से ज़्यादा भी हो सकते हैं ये। और जो डिसकंटिन्यूस फिलर होते हैं उनको हम मेन बीम से कनेक्ट करते हैं, किसके थ्रू, क्लिट एंगल्स के थ्रू। और इसमें इसने क्या लिख दिया, इसने कंटिन्यूस लिख दिया, तो इस वजह से ये गलत हो गया। जो डिसकंटिन्यूस हैं उनको ज्वाइंट करेंगे हम क्लिट एंगल से। और कंटिन्यूस फिलर्स जो मेन स्टील बीम्स के ऊपर सपोर्टेड रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर ये वहीं वाला क्वेश्चन आ गया। आप देख सकते हो ये वाले क्वेश्चंस कितने ज़्यादा आ रखे हैं इस वाले टेबल से। तो किसका केस है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ लेटरल बकलिंग फॉर ए सिंपली सपोर्टेड। तो सिंपली सपोर्टेड बीम हमारे पास
नॉर्मल लोडिंग है तो सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या रहता है, टोर्जन ही रिस्ट्रेन, तो टोर्जन में तो रिस्ट्रेन रहेगी सिंपली सपोर्टेड वाली बीम। अब इसमें कंडीशन देखते हैं कौन सी है। फॉर लेटरल बकलिंग फॉर ए सिंपली सपोर्टेड बीम नॉर्मल कंडीशन प्रोवाइड लेटरली रिस्ट्रेंट एज फुल्ली रिस्ट्रेंट एंड वार्पिंग रिस्ट्रेंट एज बोथ फ्लैंज फुल्ली रिस्ट्रेंट शुड बी। तो ये आपकी फुल्ली रिस्ट्रेंट बीम है, तो इसके लिए इफेक्टिव लेंथ इसकी कितनी हो जाएगी 0.7L। सिंपली सपोर्टेड में हमने क्या देखा था, जो फुल्ली रिस्ट्रेंट बीम होगी, क्योंकि इसने फुल्ली रिस्ट्रेंट लिख दिया, वार्पिंग वगैरह में भी और टॉर्जन सब में, तो 0.7L। ये वाले टेबल आपको याद होने चाहिए, फुल्ली रिस्ट्रेंट अगेंस्ट लेटरल बेंडिंग और रिस्ट्रेंट टॉर्जन तो 0.7L। तो ये तो मैंने आपसे कुछ सारे क्वेश्चन में आपको दिखा नहीं रहा, 15-20% जो मुश्किल वाले क्वेश्चन है केवल हम उन्हीं को कंसिडर कर रहे हैं, तो फिर भी ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एसएससी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, IS 800 2007 के हिसाब से डिज़ाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ ऑफ ए लेटरली सपोर्टेड बीम कितनी होती है। तो दोस्तों सिंपली सपोर्टेड बीम की डिज़ाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ होगी ये बीटा ZP/FY अपॉन गामा एम नोट। इसको करने का आसान तरीका, जो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी वो नीचे आएगा, इसमें ऊपर दे दिया, इसमें भी ऊपर दे दिया, इसमें भी ऊपर दे दिया, तो एक पॉइंट तो आपने सीधा सीधा यही निकाल दिया। फिर देखिए जो स्ट्रेंथ होती है वो किसके बराबर होती है, सेक्शन मॉडुलस मल्टीप्लाई बाय यील्ड स्ट्रेंथ, यानी कि Z/FY, वो इसके अंदर है और इसके अंदर है, लेकिन जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी वो हमेशा नीचे आएगा, गामा एम नोट नीचे आएगा, और बीटा कोई कॉन्स्टेंट वगैरह है, रिडक्शन फैक्टर वगैरह। तो ये आप देख सकते हो मोमेंट कैपेसिटी क्या होती है, सेक्शन मॉडुलस इनटू यील्ड स्ट्रेंथ डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, और साथ में कोई ये कांस्टेंट वगैरह आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप कर सकते थे आसानी से। बियरिंग स्टिफनर्स इन प्लेट गर्डर आर प्रोवाइडेड एट, तो बियरिंग स्टिफनर्स हम कहाँ प्रोवाइड करते हैं, उनको हम प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट के ऊपर। बियरिंग स्टिफनर्स क्या होते हैं, जो बियरिंग शब्द है वो बता रहा है आपको खुद ही कि भाई सरफेस टू सरफेस कांटेक्ट है। बियरिंग स्टिफनर्स आर ट्रांसफ़र कंसनट्रेटेड लोड, जो हैवी लोड होते हैं, कंसनट्रेटेड लोड होते हैं, उनको ट्रांसफ़र करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, बियरिंग स्टिफनर्स का यूज करते हैं। और जो एंड के ऊपर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंड बियरिंग स्टिफनर बोलते हैं। और ये कहाँ प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट के ऊपर, एंड बियरिंग स्टिफनर्स भी इनको हम बोल सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं इस क्वेश्चन तक, उससे आगे का जो स्टील का पार्ट है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। अगर आपका कोई सजेशन है तो आप कमेंट कर दीजिए, और अपनी जो रिवीजन है रिवीजन करते रहिए, रीजनिंग और जीके को भी ध्यान दीजिए, और ऐसे ही पढ़ते रहिए, आपकी अच्छी रैंक से आपका सिलेक्शन 100% होगा। कॉन्फिडेंस रखिए बस आप। थैंक यू।